चलिए एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का विभाजन। तो भारत का विभाजन किया गया। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और राज करो, हम लोगों को तोड़ देना चाहता था। तो भारत का विभाजन हुआ। इसमें खलनायक की भूमिका में कई लोग थे जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा। खलनायक की भूमिका में 3 बड़े बड़े इंसान का नाम है। पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत के बंटवारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अलग अलग हो गया, इसमें सबसे बड़े किरदार, सबसे बड़े रोल में थी एड्रीना, लेडी माउंटबेटन एड्रीना। अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लुईस माउंटबेटन, और लुईस माउंटबेटन अपनी पत्नी बनाकर एड्रीना को भारत लाया था। असल में वो पत्नी थी नहीं, पत्नी का नाटक किया गया था। ये प्लान ब्रिटेन में हुआ था, हाउस ऑफ कॉमन्स में ही ये प्लानिंग हुई थी कि एड्रीना को इस्तेमाल करने के लिए भारत भेजा जाए। चूंकि मैं कुछ पीछे का इतिहास बताना चाहूँगा। पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना बड़े बाप के बेटे थे, और आप जानते हैं कि बड़े बाप के बेटे थे तो ये लोग बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाते थे। तो ब्रिटेन के हैरिस कॉलेज में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित नेहरू की पढ़ाई चल रही थी। कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं भी जानते हैं। ब्रिटेन की एक लड़की थी, लेडी थी, जिसका नाम था एड्रीना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गर्लफ्रेंड थी। तो एड्रीना के साथ शाम को और सुबह पार्क में, अन्य जगह पर ये कई बार घूमने के लिए जाया करते थे। एड्रीना एक विषकन्या की तरह थी, दोनों का इस्तेमाल करती थी, दोनों को घुमाती थी। सवेरे पंडित नेहरू के साथ तो शाम को मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। जैसे ही पंडित नेहरू को यह बात पता चला, दोनों के बीच दरार पड़ गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच मित्रता काफी गहरी थी और एड्रीना को लेकर शत्रुता हो गई। दोनों पढ़ने में काफी तेज थे। मोहम्मद अली जिन्ना को भी स्कॉलरशिप मिली हैरिस कॉलेज से, और पंडित नेहरू को भी स्कॉलरशिप मिली। अब ये लोग आ गए अपने मुल्क भारत। चूंकि बड़े बाप के बेटे थे तो विरासत में राजनीति मिल गई, और राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरा, जिसमें दोनों व्यक्तियों का नाम आता है। अब चलिए मैं आ जाता हूं टॉपिक पर। क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। चूंकि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कई आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए गए। वो लोग काफ़ी परेशान हो गया, और एक निर्णय आया ब्रिटेन से, क्लेमेंट एटली का, कि जून 1948 तक मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। ठीक है, स्वतंत्र कर दूंगा, लेकिन भाई आपका अपना संविधान होना चाहिए। आप अपना संविधान बनाओ जिससे अपने देश को चला सको। ये तो बहुत गंभीर विषय था। प्रश्न फिर यह उठा कि हमारे देश का जो संविधान बनेगा, ये संविधान का निर्माण कौन करेगा? क्या हम करेंगे संविधान का निर्माण, या आप करेंगे संविधान का निर्माण? कौन व्यक्ति करेगा संविधान का निर्माण? तो निर्णय लिया गया कि जनता वोटिंग करेगी, और निर्वाचित कर चुन कर जो लोग जाएंगे, जो चुने जाएंगे, वो लोग संविधान का निर्माण करेंगे। तो बताया जाता है कि संविधान निर्माण के लिए कुल 389 सदस्य चुने गए। अब 389 सदस्य में से 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे, 93 देशी रियासत से थे। कई लोग नहीं समझते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत क्या था।
जिस क्षेत्र के ऊपर, भारत के जिस क्षेत्र के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का था उसको बोला जाता था ब्रिटिश भारतीय प्रांत। और जो देसी रियासत था, जो रजवाड़ा था, जो राजा महाराजाओं का क्षेत्र था, उसको देसी रियासत बोला जाता था। तो 93 सदस्य देसी रियासत से चुनकर गए थे और 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। तो कुल मिलाकर अपने भारत के संविधान निर्माण के लिए पूरे भारतवर्ष से 389 सदस्य चुनकर आए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनकर आए थे। अब क्या हुआ कि एक डिसीजन लेना था, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। संविधान तो एक दिन की बात है नहीं कि उसको लिखकर तैयार कर दिया। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो जब तक संविधान निर्माण होता तब तक इस देश को कौन चलाएगा, यह प्रश्न जोर पकड़ा। तो उस वक्त जितने ही संगठन, भारत में कुल 29 संगठन थे, इसमें से सबसे बड़ा संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी का अहम रोल था। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि देखिए, जब तक संविधान बन नहीं जाता है तब तक के लिए हमारे पास एक सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इस बीच अगर बाह्य आक्रमण हो जाता है तो फिर उसको नियंत्रित कौन करेगा। इसीलिए चूंकि सबसे बड़ी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसीलिए यह निर्णय लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव होगा और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे उसे भारत का प्रधानमंत्री तब तक के लिए बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे। एक का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनकर आए, इनको मात्र 1 वोट मिला। 1 वोट मिला। उस वक्त क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने ही कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, केवल वही लोग वोट करेंगे। तो 16 कैबिनेट स्तर के कुल 16 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य की अनुपस्थिति रही थी, एक सदस्य अनुपस्थित रहे थे, जिनका नाम था अनुग्रह नारायण सिंह, जो बिहार से थे। बाकी सदस्यों के द्वारा वोटिंग किया गया, जिसमें से 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के झोली में गए और 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। तो निर्णय तो आ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनेंगे अंतरिम सरकार के लिए। अब इस बात को लेकर रुष्ट हो गए पंडित नेहरू। पंडित नेहरू पहुंच गए बापू के पास कि बापू देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं इस कांग्रेस को तोड़ दूंगा, खंड विखंड कर दूंगा, इसीलिए आप हमें प्रधानमंत्री बनने दें। अब तो चूंकि सारे सदस्यों की वोटिंग लगी थी, सबसे मुख्य बात यह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही महात्मा गांधी के शिष्य थे, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शिष्य थे। तो बापू जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि देखो, पंडित नेहरू बोल रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और एक बार अगर फिर से कांग्रेस टूट गई और हमारी यूनिटी भंग हो गई तो अंग्रेजों को फिर से टिके रहने का अवसर मिल जाएगा, इसीलिए तुम पंडित नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनने दो। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उप प्रधानमंत्री बनकर नेहरू पर नजर रखो, क्योंकि इसकी नीति साफ नहीं लग रही है। अब स्पष्ट हो गया कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी बीच एक मुद्दा जोर पकड़ा, वो था भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुद्दा। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, और यह मुद्दा काफी गंभीर विषय भारत के लिए बन गया आगे चलकर।
और अब लगने लगा था भारत देश में जहां तहां हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था। बताया जाता है कि लगभग हिंदू मुस्लिम दंगा में 10 लाख के आसपास लोग मारे गए। जहां मुसलमान लोग, जहां इस्लाम धर्म के लोग बहुसंख्यक थे, वहां हिंदुओं पर हमला होता था, और जहां हिंदू लोग बहुसंख्यक थे वहां मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। यह बहुत बड़ा त्रासदी, नरसंहार भारत के लिए दुर्भाग्य था। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी और यह मुद्दा आगे चलकर जोर पकड़ा। और जानते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के नेता थे। तो बापू जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए कि जिन्ना तुम समझाओ, भारत का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। बापू चाहते थे कि भारत का बंटवारा नहीं हो किसी भी कीमत पर। जिन्ना बोलता है बापू से, यदि बापू आप बोलते हैं तो ठीक है, मैं अपने मुसलमान भाइयों को समझा लूंगा, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ चाहिए। बापू बोलते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आप हमें भारत का प्रधानमंत्री बना दें। अब बात आ गई कि जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तभी बंटवारा रुक सकता है। इस संदेश को लेकर बापू जाते हैं पंडित नेहरू के पास कि नेहरू देखो, भारत का बंटवारा एक ही शर्त पर रुक सकता है, यदि हम मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दें। क्या होगा? बनने दो प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को, इससे अगर बंटवारा रुकता है। पंडित नेहरू के द्वारा जो प्रति उत्तर आया जानना चाहिए कि जिन्ना को प्रधानमंत्री तो दूर की बात, मैं अपने कैबिनेट का चपरासी रखना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एड्रीना को लेकर जिन्ना से जबरदस्त दुश्मनी हो गई थी, तो अपने कैबिनेट का चपरासी भी रखना पसंद नहीं किए। फाइनली क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया, एक बड़ा विभाजन। और इससे पीछे का एक और घटना है जो याद आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिन्ना का एक पर्सनल डॉक्टर था जो उसका इलाज किया करता था। वो एक दिन बापू से मिलने गया कि बापू मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। बापू की एक आदत थी कि अकेले में आज तक किसी से बातचीत नहीं करते थे। उनका एक सेक्रेटरी था, नाम था प्यारे लाल। तो बापू बोलते हैं कि देखिए, एक प्यारे लाल रहेगा, इससे आपको अगर कोई आपत्ति नहीं हो। तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं बापू, हमें प्यारे लाल से कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल सकता हूं। जो वार्तालाप हुआ जानना चाहिए। चूंकि वो जिन्ना के पर्सनल डॉक्टर थे तो बताते हैं कि जिन्ना को अभी टीबी है, वो भी लास्ट स्टेज पर, और मुश्किल से 6 मंथ बचने वाला है। 6 मंथ के बाद तो वो मर ही जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो देश का बंटवारा रुक सकता है, चूंकि आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने देंगे, और जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश का बंटवारा रुक जाएगा। और 6 मंथ के बाद जिन्ना मर जाएगा, चूंकि टीबी लास्ट स्टेज पर है, तो फिर पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री का भी पोस्ट मिल जाएगा। बापू बोलते हैं कि देखिए, मैं एक बार और प्रयास करके देखता हूं। जिन्ना से पुनः मिलने गए, पुनः फिर पंडित नेहरू से मिला। पंडित नेहरू एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कहीं से तैयार नहीं थे कि जिन्ना को मैं चपरासी भी रखना पसंद नहीं करूंगा। तो अंततः पता चला कि भारत का बंटवारा हो गया, खंड विखंड हो गया। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ। लेकिन खलनायक की भूमिका में 3 बड़े नाम आते हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, और सबसे बड़ा हाथ था लेडी माउंटबेटन एड्रीना का। धन्यवाद।